जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फोर्स एकेडमी की इस ऑनलाइन वीडियो सीरीज में। एक बार हम लोग गौर फरमा लेते हैं दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने किन किन टॉपिक को कवर किया था। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों स्क्रीन में, और मेरे साथ लगातार रिवाइज भी करते चलिएगा। कल की क्लास में हम लोगों ने इंदौर के राजवाड़ा पैलेस को कवर किया था। इंदौर के राजवाड़ा पैलेस के बाद हम लोगों ने दोस्तों, मैंने आप लोग को बताया था जो इंदौर का पुराना महल है और पंडरीनाथ मंदिर है, उसका निर्माण मल्हार राव होलकर के द्वारा करवाया गया था। याद है कि नहीं है? आई होप आप लोगों ने रिवीजन तो किया होगा। उसके बाद हम लोगों ने इंदौर के लाल बाग पैलेस को भी कवर किया था। मैंने बताया था शिवाजी राव होलकर के द्वारा बनवाया गया था, और मैंने ये भी बताया था जो इंदौर का होलकर कॉलेज की जो इमारत है, जो बिल्डिंग है, उसका भी निर्माण शिवाजी राव होलकर के द्वारा ही करवाया गया था। उसके अलावा हम लोगों ने कल की क्लास में महेश्वर का किला पढ़ा था। याद करिए दोस्तों, नर्मदा नदी के किनारे है और लोक माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। उसके अलावा हम लोगों ने दोस्तों सागर जिले के राहतगढ़ किले को हम लोगों ने कवर किया था। मैंने बताया था आप लोग को कि कैसे याद रखेंगे, सागर के किनारे क्या मिलती है? राहत मिलती है। इसके अलावा मैंने ये भी बताया था कि सागर जिले में ही आपको सनौधा का किला भी देखने को मिलता है। क्लियर दोस्तों, ये भी हम लोगों ने कल की क्लास में कवर किया था। कल की क्लास में मैंने आप लोग को कलियादेव महल उज्जैन के बारे में भी बताया था। मैंने बताया था क्षिप्रा नदी के बीचों बीच में बना हुआ है, और राजा क्या किया करते थे? गर्मी के दिनों में इस महल का उपयोग आराम करने के लिए किया करते थे। इसके अलावा हम लोगों ने दोस्तों कलियादेव महल के अलावा माधवगढ़ किले को भी कवर किया था। मैंने बताया था माधवगढ़ किले के बारे में कम से कम 3 फैक्ट याद रखिएगा। सतना में है, टोंस या तमसा नदी के किनारे है, और माधवगढ़ किले का जो निर्माण है वो बघेल वंश के शासक विश्वनाथ सिंह बघेल या विश्वनाथ सिंह जूदेव के द्वारा करवाया गया था। उसके अलावा दोस्तों हम लोगों ने रीवा के किले के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था कि रीवा का किला रीवा में बिछिया और बीहड़ नदियों के संगम पर है। फिर मैंने आप लोगों को बताया था मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो रीवा का किला है इसका निर्माण शेरशाह सूरी के पुत्र जलाल खान के द्वारा करवाया गया था। आगे चलकर विक्रमाजीत नाम के बघेल शासक के द्वारा रीवा को राजधानी बनाई जाती है और रीवा के किले का विस्तार किया जाता है। यह भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। मैंने आप लोगों को केवटी का किला भी पढ़ाया था दोस्तों। ये भी केवटी का दुर्ग भी रीवा जिले में ही है, और मैंने बताया था महाना नदी किनारे, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। सोहावल का किला, इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। ये सोहावल का किला सतना जिले में आता है, और इस किले का निर्माण फतेह सिंह ने करवाया था। और ये फतेह सिंह कौन थे दोस्तों? तो रीवा के जो राजा, ये महाराजा अमर सिंह थे, उनके ज्येष्ठ पुत्र हुआ करते थे। इसको भी हम लोगों ने कवर कर लिया था। फिर हम लोगों ने फतेहगढ़ किले को भी कवर किया दोस्तों। याद करिए, मैंने आप लोगों को बताया था इस फतेहगढ़ किले का निर्माण भोपाल रियासत के संस्थापक दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी बीबी फतेह बीबी या फतेह रानी के लिए करवाया था। और इसी किले के भीतर मध्य प्रदेश की सबसे छोटी मस्जिद 2.5 सीढ़ी मस्जिद है। मैंने आप लोग को 2.5 सीढ़ी मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद, इनमें भी आपका कंफ्यूजन दूर किया था। क्लियर दोस्तों, इतने पॉइंट्स हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब यहां से अपनी कहानी को आज हम बढ़ाते हैं दोस्तों। हमारा जो अगला महल आता है दोस्तों, गौहर महल। तो हेडिंग डाल लीजिएगा दोस्तों, कौन सा महल अपना आता है? गौहर महल। क्या क्या पॉइंट इससे याद रखना है तो ध्यान से समझते चलिएगा। क्लियर दोस्तों, मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा जिससे मैं स्क्रीन को साफ कर लूं, फिर अपन कहानी को स्टार्ट करेंगे। क्लियर होगी दोस्तों, ध्यान सुनिएगा। हेडिंग क्या है हमारा? आज का जो टॉपिक शुरू हो रहा है वो हो रहा है गौहर महल से। कहां से शुरू हो रहा है मेरे प्यारे दोस्तों? गौहर महल से। तो क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है आपको गौहर महल के बारे में? पहला पॉइंट कि आखिरकार ये गौहर महल कहां पे है? तो दोस्तों ये गौहर महल भोपाल में है। मेरे साथ बोलिए, ये गौहर महल कहां पे है? भोपाल में। एक बार बोल दीजिए और, जिससे अभी याद हो जाए। गौहर महल कहां पे है? भोपाल में है। चलिए दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि इस गौहर महल का निर्माता कौन है, किसने इस गौहर महल का निर्माण कराया, तो ध्यान रखिएगा इस गौहर महल का निर्माण गौहर बेगम ने कराया था। किसने कराया था? गौहर बेगम। याद करना बहुत आसान है, गौहर महल है तो इसका निर्माण गौहर बेगम ने कराया था। अब ध्यान सुनिएगा, वो तो ऐसा पूछेगा नहीं कि गौहर महल का निर्माण किसने कराया और ऑप्शन में गौहर ही दे दे। ऐसा आसान क्वेश्चन तो पूछने वाला नहीं रहा। गौहर बेगम का ही एक दूसरा नाम है दोस्तों, कुदसिया बेगम। क्या नाम है? गौहर बेगम का ही दूसरा नाम है कुदसिया बेगम। याद रह जाएगा, तो ध्यान रखिएगा कि गौहर महल भोपाल में है। गौहर महल का निर्माण गौहर बेगम या गौहर बेगम का ही दूसरा नाम है कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? चलिए अब समझिए दोस्तों, आखिरकार ये गौहर बेगम या कुदसिया बेगम है कौन? तो आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि भोपाल में बेगमों का शासन हुआ करता था, इसीलिए तो भोपाल को बेगमों का शहर कहते हैं। और ये गौहर
या कुदसिया बेगम, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ये भोपाल की फर्स्ट बेगम थी। गौहर बेगम वाज द फर्स्ट बेगम नवाब ऑफ भोपाल। तो ध्यान रखिएगा ये क्या थी, भोपाल की पहली नवाब बेगम या भोपाल की पहली शासिका या पहली बेगम थी। समझ में आ गई बात। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या पॉइंट। पहला पॉइंट ध्यान रखना, ये गौहर महल कहां पे है, ये गौहर महल भोपाल में है। गौहर महल का निर्माण किसने कराया, तो गौहर बेगम, या गौहर बेगम का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों, कुदसिया बेगम। ये गौहर या कुदसिया बेगम है कौन दोस्तों, तो भोपाल की पहली बेगम हुआ करती थी। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, भोपाल में जो एक जामा मस्जिद है, क्या दोस्तों, भोपाल में आपको जामा मस्जिद देखने को मिलेगा। और ये जो भोपाल वाली जामा मस्जिद है दोस्तों, इसका निर्माण भी गौहर बेगम या कुदसिया बेगम ने करवाया था। याद रह जाएगा। तो एक बार फिर से सुन लीजिए, गौहर महल कहां पे है, भोपाल में है। किसने निर्माण कराया, गौहर बेगम या कुदसिया बेगम ने कराया। गौहर बेगम कुदसिया बेगम कौन है, भोपाल की पहली बेगम है। और इन्हीं कुदसिया बेगम के द्वारा ही जामा मस्जिद का निर्माण कराया गया था। कैसे याद रखेंगे कि भोपाल की जामा मस्जिद का निर्माण कुदसिया बेगम ने कराया था, तो मैंने तो एक जुगाड़ से याद किया, आप चाहे तो उसी जुगाड़ को अपनाकर आप याद कर सकते हैं कि जामा पहनकर कूदा करती थी। कैसे याद रख सकते हैं आप, जामा पहनकर कूदा करती थी। तो जामा से याद आ जाएगा जामा मस्जिद और कूदा से आ जाएगा कुदसिया बेगम। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी दोस्तों। चलिए, अब इन्हीं गौहर बेगम के द्वारा भोपाल में एक और महल है, उसका भी निर्माण इन्हीं गौहर बेगम या कुदसिया बेगम के द्वारा ही करवाया गया था। और उसका नाम है दोस्तों शौकत महल। क्या नाम है उसका नाम है शौकत महल। तो इसी तरह जिस प्रकार गौहर महल से सवाल पूछे जा सकते हैं, उसी पैटर्न के क्वेश्चन आपको शौकत महल से भी पूछे जाएंगे। पहला, शौकत महल कहां पे है, तो आप बोलेंगे भोपाल में है। शौकत महल का निर्माण किसने कराया, तो गौहर बेगम या कुदसिया बेगम ने ही शौकत महल का निर्माण कराया था। एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, ये जो गौहर बेगम है, कौन है, ये जो गौहर बेगम है, गौहर बेगम की एक पुत्री थी दोस्तों। क्या थी, गौहर बेगम की एक पुत्री थी और उन पुत्री का नाम था दोस्तों सिकंदर जहां बेगम। क्या नाम था, सिकंदर जहां बेगम या सिंपल सिकंदर बेगम भी कह देते हैं। गौहर बेगम ने इस शौकत महल का निर्माण सिकंदर बेगम को दहेज में देने के लिए बनवाया था। क्या किस लिए बनवाया था शौकत महल का निर्माण, शौकत महल का निर्माण दहेज में देने के लिए बनवाया था। किसके दहेज में देने के लिए, तो अपनी बेटी सिकंदर बेगम को दहेज में देने के लिए। याद हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दीजिए, गौहर महल और शौकत महल कहां पे है, भोपाल में है। गौहर महल और शौकत महल का निर्माण किसने कराया, गौहर या कुदसिया बेगम ने। कुदसिया से ध्यान रखिएगा, भोपाल की जामा मस्जिद भी कुदसिया बेगम के द्वारा करवाया गया। शौकत महल का निर्माण दहेज देने के लिए करवाया गया था। इतनी बातें याद रह जाएंगी दोस्तों। चलिए अपनी कहानी को फिर से आगे बढ़ाते हैं। तो गौहर महल और ये शौकत महल आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। आप देखिए, जो आपको एक स्क्रीन में एक जो फोटो दिख रही है दोस्तों, ये है भोपाल का गौहर महल और ये वाला जो है दोस्तों, ये है भोपाल का शौकत महल। याद हो जाएगी चीजें। चलिए दोस्तों, अब हम अगले किले की तरफ बढ़ते हैं और वो है मानपुर का किला। वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट फोर्ट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सीधे पूछा जाएगा मानपुर का किला कहां पे है। तो कुछ पॉइंट मेरे साथ आप ध्यान से नोट करिएगा, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाएंगे। अब अगला किला कौन सा है हमारा, अगला किला है मानपुर का किला। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, मानपुर का किला। मानपुर का किला। ठीक है। चलिए, पहला सवाल ये पूछा जाएगा, ये मानपुर का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है। क्या पूछा जाएगा, ये किस जिले में है। तो ध्यान रखिएगा, मानपुर का किला श्योपुर जिले में है। कहां पे है दोस्तों, मानपुर का जो किला है ये श्योपुर जिले में है। समझ में आ गई बात। फिर दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा, इस मानपुर किले का निर्माण किसने कराया। तो बहुत आसान है दोस्तों याद करना। इस मानपुर किले का निर्माण राजा मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा। तो मानपुर मान सिंह याद हो जाएगा। तो मानपुर का किला कहां पे है, श्योपुर जिले में है। किसके द्वारा निर्माण कराया गया था, राजा मान सिंह तोमर के द्वारा करवाया गया था। मानपुर किले के बारे में अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा, पहले तो इसका निर्माण राजा मान सिंह तोमर ने करवाया था। बाद में इस किले पर गौड़ वंश के शासक, गोंड नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, गौड़ वंश के शासकों के अधीन हो गया था। ये जो किला हो गया था मान सिंह तोमर
परिवार यानी पहले तो तोमर वंश के अधीन था और तोमर वंश के बाद यह किला गौड़ वंश के शासकों के अधीन हो गया था। क्लियर है। आगे चलकर 1809 में दोस्तों, कब 1809 में एक सिंधिया शासक आते हैं, उनका नाम है दौलत राव सिंधिया। क्या नाम है उनका? नाम है दौलत राव सिंधिया। आगे चलकर 1809 में दौलत राव सिंधिया के द्वारा इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, मानपुर का किला श्योपुर जिले में है, राजा मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था और गौड़ वंश के शासक मानसिंह तोमर के बाद ये जो किला है गौड़ वंश के अधीन हो गया। उसके बाद दौलत राव सिंधिया ने 1809 पे इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। क्लियर हो जाएगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए फिर से अब अपनी स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो मानपुर का किला ध्यान रखिएगा श्योपुर शहर से लगभग 45 किलोमीटर दूर है। मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाया गया था, गौड़ राजाओं के आधिपत्य में था मानसिंह तोमर के बाद। आगे चलकर दौलत राव सिंधिया द्वारा इस किले पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया गया। और एक और पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस किले के भीतर आपको मानेश्वर महादेव मंदिर देखने को मिलता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ध्यान रखिएगा कि किस किले के भीतर आपको मानेश्वर महादेव मंदिर मिलता है। तो ध्यान रखिएगा मानपुर किले के भीतर। आप लोग को याद करिए, मैंने असीरगढ़ का किला पढ़ाया है और मैंने बताया था असीरगढ़ के किले के भीतर गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है। इस पॉइंट को बिल्कुल मत भूलिएगा। और गुप्तेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करने कौन आता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अश्वत्थामा आते हैं। इतनी बात क्लियर होगी दोस्तों। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा मानपुर फोर्ट इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, तो आप क्या कहेंगे? मानपुर किला श्योपुर में है और श्योपुर जिले से लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पर है। क्लियर है। चलिए फिर अगला किला आता है दोस्तों बड़ौदा का किला। कौन सा किला? बड़ौदा का किला। और ये बड़ौदा का किला भी दोस्तों श्योपुर जिले में अवस्थित है। कहां पे है बड़ौदा किला? श्योपुर जिले में ही अवस्थित है। यानी श्योपुर में मानपुर का किला भी है और श्योपुर जिले में ही बड़ौदा का किला भी है। और श्योपुर जिले में दोस्तों आपको श्योपुर फोर्ट भी देखने को मिलता है। तो यहाँ पे फिर से थोड़ा सा स्क्रीन की तरफ लौटेंगे हम लोग, कुछ पॉइंट को हम लोग नोट करेंगे। मैंने क्या बताया? श्योपुर जिले में आपको मानपुर का किला देखने को मिलता है। सुनो, तो श्योपुर में आपको एक देखने को मिलता है मानपुर का किला। क्लियर होगी इतनी बात। मानपुर किला। श्योपुर में ही आपको देखने को मिलता है बड़ौदा का किला। सिर्फ बड़ौदा किले में केवल इतना ही पॉइंट याद ध्यान रखिएगा कि किस जिले में है, तो श्योपुर जिले में। और श्योपुर में दोस्तों श्योपुर फोर्ट भी है या श्योपुर किला भी है। तो ये तो आसान है याद करना कि श्योपुर फोर्ट कहां पे है? श्योपुर फोर्ट श्योपुर में है। अब इसके बारे में और क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है श्योपुर फोर्ट के बारे में? इस श्योपुर फोर्ट, ये जो श्योपुर फोर्ट है, ये दो नदियों के संगम पर है। और कौन कौन सी वो दो नदियां हैं? एक नदी का नाम है सीप नदी और दूसरी नदी का नाम है कलवाल या कलावल नदी। दोनों कह देते हैं, कई बार कलवाल भी नदी भी कह देते हैं और कई बार कलावल नदी भी कह देते हैं। एक नदी हो गई सीप नदी और एक नदी हो गई कलवाल नदी। और इस कलवाल और सीप नदी के बीच में ही दोस्तों एक किला बना हुआ है और उस किले का नाम क्या है? श्योपुर फोर्ट। तो श्योपुर जिले में एक तो मानपुर का किला, एक बड़ौदा का किला और एक श्योपुर फोर्ट देखने को मिलता है। श्योपुर फोर्ट किन नदियों के संगम पर है? तो सीप और कलवाल नदी के संगम पर है। याद रह जाएगी दोस्तों इतनी बातें। अब एक दो पॉइंट और है श्योपुर फोर्ट के बारे में। क्या है दोस्तों? इस श्योपुर किले के भीतर या श्योपुर फोर्ट के भीतर आपको गुजरी महल देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? ध्यान सुनिएगा। मैंने आप लोग को ग्वालियर का किला पढ़ाया था, या सुनो, और ग्वालियर के किले के भीतर आपको गुजरी महल देखने को मिल रहा था, जिसका निर्माण राजा मानसिंह तोमर ने अपनी प्रेमिका मृगनयनी गुर्जर के लिए बनवाया था। या सुनो, तो पूरे मध्य प्रदेश में गुजरी महल अगर पूछा जाएगा तो फेमस है कहां का? ग्वालियर का। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि श्योपुर किले के भीतर भी आपको एक गुजरी महल देखने को मिलता है। क्लियर है। इसी किले के भीतर आपको नरसिंह महल, उसके अलावा 12 नरसिंह महल और राजा किशोर दास की छतरियां देखने को मिलती हैं। आप चाहे तो दरबार हॉल और राजा इंद्रजीत सिंह वाला पॉइंट भूल सकते हैं, लेकिन श्योपुर फोर्ट में दो कम से कम आपको ध्यान रखना है। एक तो गुजरी महल ध्यान रखना है और नरसिंह महल। सीधे क्वेश्चन आएगा कि ग्वालियर के किले के अलावा किस अन्य किले में आपको गुजरी महल देखने को मिलता है? तो श्योपुर में है। और ये डायरेक्ट पूछा जाएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि नरसिंह महल किस किले में है? तो नरसिंह महल भी श्योपुर फोर्ट में है। याद हो जाएगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए अपने कहानी को आगे बढ़ाते हैं। श्योपुर में कितने किले? श्योपुर जिले में एक तो हम लोगों ने पढ़ा मानपुर का किला, दूसरा हम लोगों ने पढ़ा बड़ौदा का किला और तीसरा हम लोगों ने पढ़ा ये जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है, ये है श्योपुर फोर्ट। क्लियर दोस्तों। चलिए अपनी कहानी को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा पैनल शायद
चलिए, तो बड़ौदा का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? जल्दी आंसर करें। तो बड़ौदा, मानपुर और श्योपुर फोर्ट श्योपुर जिले में है। क्लियर होगी इतनी बातें। चलिए, अब अगला किला आता है दोस्तों अटेर का किला। कौन सा किला दोस्तों? अटेर का किला। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, श्योपुर के बगल में एक जिला आता है मुरैना, और मुरैना के बगल में एक जिला आता है भिंड, और भिंड जिले में हमें कम से कम 2 किलो के बारे में पता होना चाहिए। भिंड में एक तहसील है दोस्तों अटेर। क्या है? भिंड जिले में एक तहसील है अटेर तहसील। क्लियर है? और भिंड जिले में ही एक तहसील है गोहद तहसील। अटेर तहसील और एक है गोहद तहसील। क्लियर होगी इतनी बातें। अटेर तहसील में जो एक किला देखने को मिलता है वो है अटेर का किला या अटेर फोर्ट। समझ में आ गई बात। और गोहद तहसील में जो हमें किला देखने को मिलता है वो है गोहद फोर्ट या गोहद किला। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कई बार कि गोहद फोर्ट किस जिले में है, तो आप बोलेंगे गोहद फोर्ट गोहद तहसील में है, और जिला पूछेगा तो भिंड जिले में है। उसी तरह अगर आपसे पूछा जाएगा अटेर फोर्ट, अटेर का किला कहां पे है, तो अटेर फोर्ट अटेर तहसील में है, और जिला पूछेगा तो भिंड में। कम से कम आपको ये लोकेशन तो ध्यान रखनी है। इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें नहीं है कि अटेर और गोहद से और भी कोई प्रश्न पूछा जाए, इसके जिले ही पूछे जाते हैं कि अटेर और गोहद का किला किस जिले में है, भिंड जिले में। फिर भी 1-2 पॉइंट देख लेते हैं, आप चाहे तो उनको दिमाग में रख लीजिएगा, अदरवाइज उन पॉइंट के लिए टेंशन मत लीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस अटेर किले के में आपको खूनी दरवाजा देखने को मिलता है। कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खूनी दरवाजा कहां पे है, तो अटेर के किले में है। मैंने आप लोग को चंदेरी का किला पढ़ाया था, यह सुनो, और चंदेरी के किले में भी आपको एक खूनी दरवाजा देखने को मिल रहा था। तो खूनी दरवाजा मध्य प्रदेश के 2 किलों में देखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है अपने अटेर के किले में, और एक मिल रहा था हमारे चंदेरी के किले में। क्लियर होगी बात। ऐसे मैंने गुजरी महल भी बताया, गुजरी महल भी 2 जगह देखने को मिलता है। प्रसिद्ध कहां का है? ग्वालियर के किले का गुजरी महल, और दूसरा गुजरी महल है श्योपुर के किले के भीतर या श्योपुर फोर्ट के भीतर। क्लियर है? इसके अलावा यहां पे आपको बदन सिंह का महल देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? बदन सिंह का महल। उसके अलावा दोस्तों आप हथियापुरा भूल सकते हैं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राजा का बंगला और रानी का बंगला ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजा रानी का बंगला भी कहां पे है? राजा रानी का बंगला भी अटेर के किले में है। इसके अलावा दोस्तों आपको अटेर किले में इस पॉइंट को हटा देता हूं, यहां पे 12 खंभा महल देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 12 खंभा महल। यानी अटेर के किले के बारे में कितने पॉइंट याद रखने हैं मेरे साथ आप रिवाइज करिए। अटेर का किला कहां पे है? तो भिंड के अटेर तहसील में, पहला क्वेश्चन। फिर अटेर के किले के भीतर ही आपको खूनी दरवाजा देखने को मिलता है। खूनी दरवाजे के अलावा बदन सिंह का महल देखने को मिलता है, राजा का बंगला, रानी का बंगला देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों ये 12 खंभा महल। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12 खंभा महल। सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 12 खंभा महल मध्य प्रदेश के किस किले में या किस जिले में है, तो किला है अटेर का किला और जिला है भिंड। समझ में आ गई बात। चलिए अगले किले की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारे कहां पे है दोस्तों? भिंड में ही है, वो है गोहद का किला। बट अगर आपसे कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अटेर का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है, तो क्या आंसर करेंगे? भिंड। और भिंड में ही और दूसरा कौन सा किला है? गोहद का किला। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए 12 खंभा महल मध्य प्रदेश के किस किले के भीतर अवस्थित है, तो मैंने बताया है दोस्तों ये 12 खंभा महल मत भूलिएगा। इसके अलावा खूनी दरवाजा भी अटेर के किले में है, राजा का बंगला, रानी का बंगला भी है, बदन सिंह का महल भी है, और 12 खंभा महल भी दोस्तों आपको अटेर के किले में देखने को मिलेगा। और किस जिले में है अटेर गोहद का किला? भिंड जिले में। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों। चलिए थोड़ी सी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। और गोहद का किला कौन सा किला दोस्तों? गोहद का किला। क्या क्या ध्यान रखना है गोहद के किले के बारे में? मैंने आप लोग को बता ही दिया कि गोहद का किला भिंड जिले में है। एक्चुअली में गोहद भिंड जिले की एक तहसील है। समझ में आ गई बात। तो मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, अटेर का किला भिंड में, गोहद का किला भिंड में। तो गोहद किले के बारे में आपको यह पॉइंट ध्यान रखना है, इसका निर्माण जाट राजा महासिंह के द्वारा करवाया गया था। तो मेरे साथ अभी 2-3 बार बोल दीजिए जिससे आपको याद हो जाए। गोहद का किला का निर्माण किसने कराया? जाट राजा महासिंह ने कराया। गोहद के किले का निर्माण किसने कराया?
जाट राजा महासिंह ने कराया। इसे याद भी रखना आसान है, कैसे याद रखेंगे दोस्तों? गोहद, कौन सा किला है ये? गोहद। गोहद में देखिए गौ, गो आ रहा है, गो यानी होता है गऊ, गऊ यानी गाय, और गाय कैसी होती है दोस्तों? गाय महान होती है, महा होती है, या सुनो, इससे आप याद रख पाएंगे कि गोहद का किला जाट शासक, जाट क्या है? उसका वंश है, समझ में आ गई बात? जाट शासक महासिंह के द्वारा करवाया गया था। क्लियर है? अब मुझे बताइए दोस्तों, ये जो गाय है, ये गाय चरने कहां जाती है? ये गाय चरने मैदान जाती है। सुनो और ध्यान सुनिएगा, मैदान को ही कछार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मैदान को ही हम कछार भी कह देते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कछारी महल कहां पे है, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे अगर पूछा जाएगा कछारी महल कहां पे है, तो आपको बोलना है गोहद के किले के भीतर ही। समझ में आ गई बात? अटेर के किले के भीतर 12 खंबा महल था, अटेर के किले में खूनी दरवाजा था, या सुनो। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा कछारी महल कहां पे है, तो आपको बोलना है गोहद के किले में। फिर से सुन लीजिए, गोहद का किला भिंड में है, गोहद तहसील में है। ये जो गोहद का किला, इसका निर्माण जाट शासक, जाट राजा महासिंह ने करवाया था। कैसे याद रखेंगे? तो गोहद से गो यानी गाय, और गाय होती है महा। सुनो, गाय चरने कहां जाती है? कछार में, इसलिए कछारी महल भी कहां पे है? गोहद के किले में है। याद हो जाएगी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, अटेर किले और गोहद किले के ये दोनों पॉइंट्स। ठीक है, चलिए। तो गोहद का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में है? आंसर करें, भिंड में। अटेर भी भिंड में। क्लियर हो गई? गोहद क्या है? भिंड की एक तहसील है। समझ में आ गई बात? चलिए, अब एक और किला देखने को मिलता है दोस्तों, मल्हारगढ़ का किला। ये कहां है? ये गुना जिले में आता है। ठीक है, इसमें बस एक ही पॉइंट ध्यान रख लेंगे, आपका काम चल जाएगा। क्या ध्यान रखना है? ये मल्हारगढ़ का किला कहां पे है? गुना जिले में। एक बार और मेरे साथ बोल लीजिए जिससे याद हो जाए, मल्हारगढ़ का किला कहां पे है? गुना जिले में। बट आप कुछ दिन में भूल जाएंगे, या सुनो, तो ऐसे याद रखिएगा, ये जो मल्हार है यानी मल्हार राव होलकर, और मल्हार राव होलकर कई गुना ताकतवर थे। या सुनो, ऐसे याद हो जाएगा, मल्हार राव होलकर क्या थे? कई गुना ताकतवर थे। तो मल्हारगढ़ का किला कहां पे है? गुना जिले में। इस तरह आप चीजों को याद कर लेंगे। इस तरह दोस्तों हम लोगों ने जो एक दो और छोटे छोटे किले थे उनको भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों मांडू को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मांडू से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं एमपी के, एमपीपीएससी प्री में, एमपीपीएससी मेंस में भी 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाते हैं, और एमपी का कोई भी एग्जाम हो, मांडू से क्वेश्चन आना लगभग तय होता है। क्लियर है दोस्तों? तो मेरे साथ आप कुछ पॉइंट को नोट करते रहिएगा, और हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? मांडू को कवर करने वाले हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो एक सेकेंड मुझे दीजिएगा जिससे मैं थोड़ा सा स्क्रीन क्लियर कर लूं। चलिए, तो हेडिंग डालना है दोस्तों हम लोग को हेडिंग डालना है मांडू। क्या ध्यान रखना है? हेडिंग डालना है मांडू। अब एक एक करके जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड फैक्ट है मांडू से रिलेटेड आप नोट करते चलिएगा। सबसे पहला सवाल ये आता है कि मांडू किस जिले में है। क्या है दोस्तों? सबसे पहला ये सवाल आता है कि मांडू किस जिला में है। तो मांडू आता है दोस्तों धार जिले में। किस में आता है? मेरे साथ एक बार बोल दीजिए, मांडू आता है धार जिला में। किस में आता है मांडू? धार जिला में। क्लियर होगी इतनी बात? अब ये जो धार जिला है ना दोस्तों, ये विंध्याचल माउंटेन रेंज में आता है। आप लोगों ने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में 2 माउंटेन रेंज है, एक विंध्याचल पर्वत श्रृंखला और नीचे की तरफ सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ये जो धार जिला है दोस्तों, ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि मांडू किस पर्वत श्रृंखला में बसा हुआ है, विंध्याचल में कि सतपुड़ा में, तो आप बोलेंगे विंध्याचल माउंटेन रेंज में बसा हुआ है। एमआर का मतलब है माउंटेन रेंज। जबकि अगर आपसे पूछा जाएगा पचमढ़ी किस पर्वत श्रृंखला में है, तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला में है। इसीलिए तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। याद हो जाएगी इतनी बातें। चलिए, ये जो मांडू है दोस्तों, मांडू के करीब से ही नर्मदा नदी भी गुजरती है। क्या गुजरती है? मांडू के करीब से नर्मदा नदी भी गुजरती है। तो कई बार ऐसा, हालांकि मांडू बसा नहीं है एकदम नर्मदा नदी के किनारे, लेकिन फिर भी चूंकि नर्मदा नदी करीब से गुजरती है, इसलिए कई बार ये कह दिया जाता है कि मांडू नर्मदा नदी के तट पर अवस्थित है। क्लियर इतनी बातें? चलिए, थोड़ी सी अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, मध्य प्रदेश जितने भी शहर हैं उनके प्राचीन नाम से क्वेश्चन पूछती है। जैसे एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया था कि मानधाता किसका प्राचीन नाम है, तो मानधाता ओंकारेश्वर का प्राचीन नाम है। या सुनो, उसी तरह आपको ध्यान रखना है कि मांडू का प्राचीन नाम क्या है, तो मांडू का प्राचीन नाम है सादियाबाद। मेरे साथ बोलिए, मांडू का प्राचीन नाम क्या है? मांडू का प्राचीन नाम है सादियाबाद, या इसी को हम लोग मांडवगढ़ भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मांडवगढ़। याद रह जाएगा। तो मांडू किस जिले में आता है? धार जिले में आता है। किस नदी किनारे? नर्मदा नदी किनारे। मांडू
का प्राचीन नाम क्या है? सादियाबाद या मांडवगढ़ है। क्लियर है? चलिए, अब मांडू के कुछ अन्य नाम भी आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों? मांडू के कुछ अन्य नाम भी आते हैं, जैसे मांडू को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, तो आपको आंसर देना है मांडू। अब इसे हिंदी में भी कई बार ट्रांसलेट कर दिया जाता है, तो सिटी ऑफ जॉय को आनंद का शहर, क्या तो दोस्तों जॉय यानी मजा, मस्ती, आनंद, तो आनंद का शहर भी किसे कह दिया जाता है? मांडू को कह दिया जाता है। अगर आप लोगों ने मांडू घूमा होगा तो आप लोगों को पता होगा मांडू में बहुत सारे महल है, जैसे रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, हिंडोला महल, असरफी महल, नीलकंठ महादेव मंदिर महल, या सुनो बहुत सारे महल होने के कारण ही मांडू को महलों का शहर कहते हैं। मांडू को क्या कहते हैं? सिटी ऑफ पैलेस। क्या कहते हैं मांडू को? सिटी ऑफ पैलेस या महलों का नगर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? महलों का नहर भी कह देते हैं। क्लियर होगी इतनी बात? मांडू का एक और नाम आता है दोस्तों, मांडू को करीम बाग नगर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं मांडू को? मांडू को करीम बाग नगर। तो अगर आपसे पूछा जाएगा करीम बाग नगर किसका एक अन्य नाम है, तो करीम बाग नगर मांडू का ही एक अन्य नाम है। इसके अलावा कई बार मछली नगर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? मछली नगर भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मांडू का प्राचीन नाम क्या है? मेरे साथ बोलिए, सादियाबाद। अभी याद करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए, मध्य प्रदेश जीएस में इतने सारे फैक्ट आते हैं, अगर आप फैक्ट बाद के लिए छोड़ देंगे कि बाद में याद करेंगे तो आप कभी याद नहीं कर पाएंगे। तो पूरी कोशिश किया करिए कि क्लास में ही दोस्तों आपको फैक्ट याद हो जाए। और मैं वैसे भी इतनी बार रिपीट करता हूं, रिवाइज कराता हूं, जिससे आपको क्लास में ही याद हो जाए। तो मांडू का प्राचीन नाम क्या है? सादियाबाद या मांडवगढ़ है। मांडू को सिटी ऑफ जॉय या आनंद का शहर कहते हैं, सिटी ऑफ पैलेस या महलों का शहर भी कहते हैं, करीम बाग नगर भी कहते हैं, और मछली नगर भी कहते हैं। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, आप लोगों ने अकबर का नाम तो सुना होगा दोस्तों, बिल्कुल सुना है सर, इसमें कौन सी नई बात है? अकबर का नाम सुना है। अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। आप बोलेंगे सही बात है, हमने तो सुना है कि अकबर के 9 रत्न हुआ करते थे। और अकबर का 9 रत्नों में से एक मंत्री था, उसका नाम था अबुल फजल। क्या नाम था दोस्तों? अबुल फजल। ध्यान रखिएगा, अकबर का एक मंत्री, अकबर का 9 रत्नों में से एक रत्न था अबुल फजल। अब अबुल फजल ने दोस्तों एक किताब लिखी है अकबर के ऊपर ही, उसे कहते हैं आइन ए अकबरी। क्या कहते हैं उसे? आइन ए अकबरी। और इस आइन ए अकबरी ने अबुल फजल ने मांडू की चर्चा की है। किसकी चर्चा की है? मांडू की चर्चा की है। और कहा है कि जो मांडू है, क्या कहा है? ध्यान सुनिएगा, ये जो मांडू है ये पारस पत्थर की देन है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, मांडू को क्या कहा है? पारस पत्थर की देन। मांडू को क्या कहा है? पारस पत्थर की देन। अब ध्यान सुनिएगा, ये पारस पत्थर की देन कहने का मतलब क्या है? आप लोगों ने पारस पत्थर का नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो ध्यान से सुनिए। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एक पत्थर है, उसका नाम है पारस। और इस पारस पत्थर को जिस भी वस्तु से टच करा दिया जाता है वो वस्तु सोने में तब्दील हो जाती है, सोने की जैसे खूबसूरत हो जाती है। मांडू चूंकि बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि किसने पारस पत्थर से या पारस पत्थर को टच करा कर इतने खूबसूरत शहर को बनाया है, इसलिए मांडू को क्या कह देते हैं? पारस पत्थर की देन भी कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के किस ऐतिहासिक पर्यटन को पारस पत्थर की देन कहते हैं? तो मांडू को कहते हैं। किसने कहा? अबुल फजल ने कहा। किस किताब में कहा? तो आईने अकबरी में कहा। अबुल फजल कौन था? अकबर का 9 रत्न हुआ करता था। तो इतने पॉइंट आपको ध्यान रखना है। मांडू धार जिले में है, विंध्याचल माउंटेन रेंज में है। नर्मदा नदी की भी चर्चा कई बार हो जाती है। प्राचीन नाम सादियाबाद या मांडवगढ़ है। अन्य नाम सिटी ऑफ जॉय या आनंद का शहर, सिटी ऑफ महलों का शहर करीम बाग नगर, मछली नगर भी कहते हैं। और मांडू को पारस पत्थर की देन भी कहा जाता है। किसने कहा है? अबुल फजल ने कहा है। क्लियर होगी इतनी बातें दोस्तों? चलिए 2-4 पॉइंट और हमें ध्यान रखना है। मैं इसे क्या करता हूं, हटाता हूं और उन पॉइंट को ध्यान से आप समझिएगा। क्लियर है? चलिए ध्यान समझिएगा। ये मांडू जो है दोस्तों, मांडू जो है वो किस जिले में आता है? जल्दी मुझे बताइए। अभी मैंने बताया जो मांडू है वो किस जिले में आता है? जल्दी आंसर करें फटाक से। सर मांडू आता है धार जिले में। मांडू किस जिले में आता है? मांडू आता है धार जिला में। बिल्कुल सही बात है। और ये धार जिला किस एरिया में आता है? आपको पता है ना, मध्य प्रदेश को कल्चरली सांस्कृतिक दृष्टि से 3-4 हिस्सों में बांटा गया है। बुंदेलखंड, मालवा, बघेलखंड और निमाड़। यस
सुनो, तो ये धार जिला दोस्तों ये मालवा में आता है। कहां पे आता है धार जिला? ये धार जिला मालवा में आता है। अब ध्यान से सुनिएगा, लगभग 1400 के आसपास दोस्तों, कब की कहानी है? 1400 से 1401 के आसपास की कहानी है। और एक व्यक्ति हुआ करता था, उसका नाम था दिलावर खान गौरी। क्या नाम था? ध्यान सुनते चलिएगा कहानी, दिलावर खान गौरी। ये दिलावर खान गौरी क्या कौन था दोस्तों? ये दिलावर खान गौरी दिल्ली सल्तनत में मालवा क्षेत्र का सूबेदार हुआ करता था। लेकिन 1400 से 1401 के आसपास इस दिलावर खान गौरी ने इस मालवा क्षेत्र में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी? स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना कर दी। क्लियर है? अब मुझे बताइए, इसके नाम के पीछे क्या लगा हुआ है? इसके नाम के पीछे गौरी लगा हुआ है, यानी इसका वंश क्या था? गौरी वंश था। तो इसके बारे में ही ये पॉइंट आता है कि इसने मालवा में गौरी वंश की स्थापना की। क्या की? मालवा में गौरी वंश की स्थापना की। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा। अब जब दिलावर खान गौरी मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना करता है तो इसको राजधानी चाहिए, या सुनो, तो इसने अपनी राजधानी धार को बनाई। किसको बनाई? धार को बनाई। याद करिए दोस्तों, राजा भोज की भी राजधानी क्या थी? धार थी, धारा नगरी। या सुनो, दिलावर खान गौरी ने भी अपने राज्य की राजधानी धार को बनाई। लेकिन धार ये सुरक्षित नहीं था दोस्तों। धार पर कभी भी मुस्लिम या दुश्मन जो राजा है वो आसानी से आक्रमण कर सकता था। इसलिए दिलावर खान गौरी ने दोस्तों धार के स्थान पर मांडू को राजधानी बनाना चाहा। किसको राजधानी बनाना चाहा? मांडू। तब मांडू नाम का वैसे शहर या एरिया हुआ नहीं करता था। कई किताबों में इस मांडू शहर का संस्थापक भी दिलावर खान गौरी को ही माना जाता था। अब दिलावर खान गौरी ने दोस्तों मांडू शहर को बसाया, या सुनो, और मांडू का नाम सादियाबाद रखा था। क्या रखा था उसने? मांडू का नाम सादियाबाद रखा था। तो एक पॉइंट ये भी ध्यान रखिएगा कि मांडू को सादियाबाद नाम किसने दिया था? तो दिलावर खान गौरी ने दिया था। मांडू शहर भी किसने बसाया? दिलावर खान गौरी ने ही बसाया। अब मुझे बताइए, अगर दिलावर खान गौरी मांडू को अपनी राजधानी बनाना चाहता है तो मांडू में किला बनवाएगा, या सुनो, क्योंकि किला हुआ क्या करते थे? किला और कुछ नहीं, शासक का कार्यालय हुआ करता था, शासक के रहने का स्थान हुआ करता था। अगर मैं मान लीजिए मैं राजा हूं और मैं किसी स्थान को अपनी राजधानी बनाना चाहता हूं तो मैं वहां पे बहुत सारी बिल्डिंग बनाऊंगा। जब बिल्डिंग का काम पूरा हो जाएगा तब मैं अपनी राजधानी स्थानांतरित करूंगा। या सुनो, दिलावर खान गौरी की राजधानी है धार। वो किसे राजधानी बनाना चाहता है? सादियाबाद या मांडू को राजधानी बनाना चाहता है। तो इसी दिलावर खान गौरी के द्वारा ही क्या किया जाएगा? पहले इस मांडू में या सादियाबाद में एक किला बनवाया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि जो मांडू का किला है दोस्तों, क्या है? जो मांडू का फोर्ट है, उस मांडू के फोर्ट की नींव किसने रखी? ध्यान सुनिएगा, मांडू के फोर्ट की नींव किसने रखी? तो दिलावर खान गौरी ने ही रखी। हालांकि इस किले का निर्माण पूरा हो पाता उसके पहले ही दिलावर खान गौरी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। इसलिए इस मांडू के किले का निर्माण पूरा कराने का श्रेय इस दिलावर खान गौरी के बेटे होशंग शाह को जाता है। किसको जाता है? होशंग शाह को जाता है। क्लियर है? मैंने क्या क्या बताया एक बार फिर सुनिए और क्लास में याद करने की पूरी कोशिश करिए। मैंने बताया कि मांडू धार जिले में आता है। धार जिला किस एरिया में आता है? तो मालवा एरिया में आता है। और मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य या मालवा में गौरी वंश की स्थापना किसने की? दिलावर खान गौरी ने की। अब दिलावर खान गौरी प्रारंभ में अपनी राजधानी धार को बनाता है, लेकिन धार असुरक्षित था। आसानी से कोई दुश्मन धार पे आक्रमण करके धार को जीत सकता था और इसके राज्य का खात्मा कर सकता था। इसलिए दिलावर खान गौरी ने सादियाबाद नाम के शहर की स्थापना की और इसी सादियाबाद को हम मांडू कहते हैं। और मांडू के किले की नींव भी दिलावर खान गौरी के द्वारा ही रखी गई थी। लेकिन दिलावर खान गौरी के द्वारा मांडू के किले का निर्माण पूरा कराया जाता उसके पहले ही दिलावर खान गौरी की मृत्यु हो गई और मांडू के किले का निर्माण पूरा कराने का काम होशंग शाह गौरी ने ही किया। या सुनो, मुझे बताइए दिलावर खान गौरी की राजधानी क्या थी? धार। होशंग शाह की राजधानी क्या होगी? चूंकि किला का निर्माण पूरा हो गया है इसीलिए दोस्तों होशंग शाह गौरी ने मांडू को ही अपनी क्या बना ली? राजधानी बना ली। इतनी बातें क्लियर हो जाएंगी। एक पॉइंट और सुन लीजिए दोस्तों, ये जो दिलावर खान गौरी है ना, इसी को कई बार आदिम शाह दाऊद भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आदिम शाह दाऊद। आदिम शाह दाऊद।
समझ में आ गई बात। तो दिलावर खान गौरी ना कह के कई बार आपको दूसरा नाम दे सकता है आदिम शाह दाऊद। एक्चुअली में आदिम शाह दाऊद दिलावर खान गौरी की उपाधि हुआ करती थी। तो जब भी आप दिलावर खान गौरी बोले तो इसका पूरा नाम जरूर बोले कि आदिम शाह दाऊद दिलावर खान गौरी। इतनी बातें याद रह जाएंगी। चलिए दोस्तों अब अपनी कहानी को हम आगे बढ़ाते हैं। मांडू में दोस्तों हमें किन किन महल को या किन किन ऐतिहासिक इमारतों को पढ़ना है, एक बार आप स्क्रीन पे गौर फरमाइए। मांडू में हमें रानी रूपमती का महल, बाज बहादुर का महल, रेवा कुंड, जहाज महल, हिंडोला महल, होसंग साय का मकबरा, असरफी महल, जामा जामी मस्जिद, नीलकंठ महल, हाथी महल, या सुनो इसके अलावा दरिया खान का मकबरा, मलिक मगध की मस्जिद, दिलावर खान गौरी मस्जिद, दाई का महल और सराय महल। इन सबको हमें क्या करना है, कवर करना है। अब आप देखिए दोस्तों कितने सारे महल आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। यही तो कारण है कि मांडू को महलों का शहर भी कहते हैं। तो एक एक करके दोस्तों हम लोग सारे महल को कवर करना शुरू करते हैं। तो स्क्रीन पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, स्क्रीन पर थोड़ी सी गौर फरमाइएगा। आपको ये दो महल दिख रहे होंगे, या सुनो दिख रहे हैं आप सभी को ये दो महल। अब एक महल है दोस्तों रानी रूपमती का महल और ये दूसरा महल है बाज बहादुर का महल। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए रानी रूपमती का महल और बाज बहादुर का महल मध्य प्रदेश के कहां किस स्थल पे है। तो स्थान बोलेगा तो मांडू और जिला पूछेगा तो धार। अब ये समझते हैं रानी रूपमती और बाज बहादुर थे कौन, तब तो हमें समझ में आएगा कि इनका महल कहां पे है, मांडू में। तो ध्यान से सुनिए, जब मुगल बादशाह अकबर था, ध्यान सुनिएगा, जब मुगल बादशाह अकबर था तो मालवा का जो शासक हुआ करता था वो था बाज बहादुर। क्या मैं बोल रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। अकबर के टाइम में, किसके टाइम पे, अकबर के टाइम में जो मालवा का शासक, अकबर के टाइम में मालवा का जो शासक हुआ करता था वो हुआ करता था दोस्तों बाज बहादुर। बंदा बहादुर नहीं दोस्तों, कई लोग बंदा बहादुर और बाज बहादुर में कंफ्यूज हो जाते हैं। बंदा बहादुर सिख संप्रदाय का एक नेता हुआ करते थे, बहादुर साहब प्रथम के कंटेम्पररी, बहादुर साहब प्रथम के समकालीन थे। ये कौन है, बाज बहादुर, ना कि बंदा बहादुर। अकबर के काल में मालवा का शासक कौन हुआ करता था, बाज बहादुर। और बाज बहादुर की एक प्रेमिका थी जिससे चलकर बाज बहादुर ने बाद में विवाह भी कर लिया था। उसका नाम था रानी रूपमती। क्या नाम था उसका, उसका नाम था रानी रूपमती। क्या कह रहा हूं फिर से सुनिएगा। अकबर के टाइम में जो मालवा का शासक था वो था बाज बहादुर और बाज बहादुर की पत्नी या रानी थी, उसकी वो प्रेमिका थी, उसका नाम था रानी रूपमती। इतनी बात क्लियर होगी, ध्यान सुनिएगा आगे। ये बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों ही दोस्तों बहुत बढ़िया संगीतज्ञ थे। क्या थे, ये बहुत बढ़िया संगीतज्ञ थे, संगीत म्यूजिशियन थे और सिंगर भी थे दोस्तों, बहुत अच्छे गायक भी थे। अब मुझे बताइए दोस्तों, सिंगर को चाहिए क्या, गायक को चाहिए क्या, बस संगीत की साधना ही करेगा वो, राजपाट थोड़ा करेगा। अब बाज बहादुर गाने में इंटरेस्टेड था, ये शासन वोसन में इतना ध्यान नहीं दिया करता था। यही कारण है कि आगे चलकर अकबर ने राजन बाज बहादुर पर क्या किया, बाज बहादुर पर आक्रमण किया और बाज बहादुर को हार कर मालवा छोड़कर भागना पड़ा। और आगे चलकर ये जो मालवा है वो किसके अधीन हो गया, अकबर के अधीन हो गया। समझ में आ गई बात। अकबर ने बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए अपने एक सेनापति आदम खान को भेजा था। किसको भेजा था, आदम खान को भेजा था। जब आदम खान बाज बहादुर पर आक्रमण करने आया तो बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों मालवा छोड़कर भागने लगी, लेकिन रानी रूपमती आदम खान के हाथों आ गई और रानी रूपमती ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या कर लिया था, खुद की आत्महत्या कर लिया था या जहर खाकर क्या कर ली थी, मृत्यु को प्राप्त कर गई थी। समझ में आ गई बात। जब ये बात बाज बहादुर को पता चलता है कि रानी रूपमती की मृत्यु हो गई है तो उस शोक में बाज बहादुर ने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। आगे चलकर दोस्तों अकबर ने क्या किया, अकबर ने देखा दोस्तों ये तो एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते थे, एक सच्चे प्रेमी थे, इसीलिए बाज बहादुर और रानी रूपमती को एक ही जगह दफन किया जाता है और उनकी जो समाधि है या उनका जो मकबरा है वो राजगढ़ जिले के, कहां पे, राजगढ़ जिले के सारंगपुर नाम के स्थान पर है। समझ में आ गई बात। तो ये सवाल पूछा जाता है कि रानी रूपमती और बाज बहादुर का जो समाधि या मकबरा कहां पे है, तो राजगढ़
जिले के सारंगपुर नामक स्थान पर है। मैंने क्या बताया, फिर से सुनिए। मैंने बताया अकबर के टाइम में मालवा का शासक था बाज बहादुर और उसकी प्रेमिका थी रानी रूपमती। बाज बहादुर रानी रूपमती एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। ये बाज बहादुर रानी रूपमती बहुत अच्छे संगीतज्ञ थे, इसलिए राजपाट पर ध्यान नहीं देता था। इसका फायदा अकबर ने उठाया और अकबर ने आदम खान को बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए भेजा। बाज बहादुर रानी रूपमती की मृत्यु हो जाती है और उनका जो मकबरा है वो राजगढ़ जिले के कहां पे है, सारंगपुर में है। क्लियर है। अब मुझे बताइए अगर बाज बहादुर और रानी रूपमती राजा रानी है तो इनका महल भी होना चाहिए। बाज बहादुर की राजधानी थी मांडू, इसीलिए मांडू में आपको बाज बहादुर का महल और रानी रूपमती का भी महल देखने को मिलेगा। क्लियर है। अब ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ये जो रानी रूपमती है, आपको नाम से ही क्लियर लग रहा होगा कि रानी रूपमती एक हिंदू धर्म को मानने वाली थी। रानी रूपमती किस धर्म को मानने वाली थी, हिंदू धर्म को मानने वाली थी, जबकि बाज बहादुर इस्लाम धर्म को मानने वाला था। समझ में आ गई बात। रानी रूपमती दोस्तों ये नर्मदा माँ की क्या थी, बहुत बड़ी भक्त थी। नर्मदा माँ की बहुत अनन्य उपासिका थी और जब तक नर्मदा माँ के दर्शन नहीं कर लेती थी वो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। अब इससे किसकी प्रॉब्लम हो जाएगी, बाज बहादुर को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि जब तक रानी रूपमती नहीं खाएगी तब तक बाज बहादुर भोजन नहीं करेगा। अरे बाज बहादुर को तो कई बार एक दो दिन तक भोजन नहीं करता था। समझ में आ गई बात। तो बाज बहादुर ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि रानी रूपमती महल से नर्मदा नदी काफी दूर था, या सुनो काफी दूर है और वहां से नर्मदा नदी तक दर्शन करने जाने में बहुत समय लग जाता था। इसलिए बाज बहादुर ने क्या किया, नर्मदा नदी के कुछ पानी को लेकर एक कृत्रिम झील बनवा दिया। मांडू में ही दोस्तों क्या कर दिया, मांडू में ही नर्मदा नदी के पानी से एक कृत्रिम झील, एक आर्टिफिशियल लेक बना दिया, जिससे भैया ये वहीं पे मांडू में ही नर्मदा नदी के दर्शन कर ले और भोजन ग्रहण कर ले रानी रूपमती। और उस कृत्रिम जो झील है दोस्तों, जो कृत्रिम लेक है, आर्टिफिशियल लेक है, जो कृत्रिम झील है, उसी को वर्तमान में रेवा कुंड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रेवा कुंड। आप सभी को पता होगा कि रेवा मां नर्मदा का ही पुराना नाम हुआ करता था। या सुनो तो ध्यान रखिएगा, रानी रूपमती हिंदू धर्म को मानने वाली थी, नर्मदा मां की अनन्य उपासका थी। जब तक रानी रूपमती नर्मदा मां के दर्शन नहीं कर लेती थी तो भोजन ग्रहण नहीं करती थी। इस समस्या के समाधान के लिए बाज बहादुर ने नर्मदा नदी के पानी से एक कृत्रिम झील का निर्माण करा दिया और उस कृत्रिम झील को ही रेवा कुंड कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए रेवा कुंड कहां पे है, तो आपको क्या कहना है, मांडू। रानी रूपमती और बाज बहादुर महल कहां पे है, तो आपको आंसर करना है मांडू। बाज बहादुर कौन है, तो मालवा का अकबर के समकालीन शासक है। अकबर ने बाज बहादुर पर आक्रमण करने के लिए किस सेनापति को भेजा था, आदम खान को भेजा था। रानी रूपमती आत्मसम्मान की रक्षा के लिए खुद आत्महत्या कर लेती हैं और बाज बहादुर और रानी रूपमती का जो मकबरा है वो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में है। ध्यान रखिएगा, बाज बहादुर रानी रूपमती का महल मांडू में है, मकबरा राजगढ़ जिले के सारंगपुर नामक स्थान पे है। इतनी बात क्लियर हो जाएगी। तो मुझे बताइए, अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए, बहुत आसान सवाल है, आप बता भी देंगे। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए मध्य प्रदेश का वो कौन सा स्थान है जो बाज बहादुर और रानी रूपमती के प्रेम से संबंधित है या प्रेम गाथा का साक्षी है, तो आप बोलेंगे दोस्तों मांडू। या सुनो, इसी तरह अगर आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश का वो कौन सा किला या कौन सा स्थान है जो राजा नल और रानी दमयंती के प्रेम कथा से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा इसका आंसर होगा नरवर किला। क्या होगा इसका आंसर, नरवर का किला। ये कहां पे है, नरवर का किला शिवपुरी में है। समझ में आ गई बात, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश का वो कौन सा किला या कौन सा स्थान है जो बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कथा से संबंधित है, तो आप बोलेंगे मांडू। मध्य प्रदेश का वो कौन सा किला है जो राजा नल और दमयंती के प्रेम कथा से संबंधित है, तो वो है नरवर का किला। और नरवर का किला किस जिले में आता है दोस्तों, शिवपुरी जिले में आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो आज हम लोगों ने मांडू को स्टार्ट किया है। हालांकि इससे मांडू को आज कवर करना था, लेकिन वीडियो का लेंथ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं कि मांडू को
नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। क्लियर है दोस्तों? आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप लोग लगातार रिवीजन जरूर करते रहें। वीडियो को 2x पे लगाकर एक बार दो बार सुने, खाना खाते समय, कुछ और काम करते समय एक बार बस ईयरफोन लगा के 2x पे लगा के वीडियो अगर आप देख भी लेंगे तो आपका एक बढ़िया ढंग से रिवीजन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू एवरीवन।